Hey everyone, welcome to an academy and I hope you all are doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, भारत सरकार ने एक नया लॉ पेश किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। क्या होगा इससे? हमारे देश में पहले अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता था तो उसके कुछ मेजरमेंट्स लिए जाते थे, खासकर उसका फिंगरप्रिंट स्कैन, पाम स्कैन एज वेल एज फुट स्कैन। यही तीन मेजर चीज़ें थी जिनको कलेक्ट किया जाता था। पर समय के साथ नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती गई, लोग उन नई नई टेक्नोलॉजी के सहारे से क्राइम भी करने लगे। पर अब ज़रूरत थी कि हम भी उन सब टेक्नोलॉजी के सहारे और आगे बढ़ें, जिससे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो। यह नया लॉ लाया गया जहां पर मेजरमेंट्स के अंदर आपका रेटिना स्कैन, आपका इरिस स्कैन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई जो कि पहले कानून में नहीं थी। इन सब चीजों के आने के बाद हमारे देश के अंदर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आज हम इसी नए लॉ के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंटेक्स्ट ये है कि देश के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 पेश किया गया और ये अगस्त 4, 2022 से हमारे देश में लागू होना चालू हो गया। क्या ये पहली बार हुआ है? इस तरीके का कोई पहले लॉ नहीं था। पर वो जो लॉ है वो इतना पुराना था कि वो कॉलोनियल लॉ था। जैसे हमारे पास था द प्रिजनर्स एक्ट 1920। असलियत में ये जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है, ये इसी प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिपील कर रहा है। इसकी जगह अब इस कानून के सहारे हम लोग सारे के सारे काम करेंगे। इस कानून के अंदर लीगल सैंक्शंस प्रोवाइड किया गया हमारे देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे हमारे देश के अंदर सीबीआई है, सीवीसी है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट है। ये सब हमारे देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी ये मेजरमेंट्स ले पाएंगी कन्विक्ट्स की और बाकी सारे लोगों की जो कि किसी भी तरीके के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, और उन सब चीजों का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेजरमेंट्स के अंदर करेंटली जो जो चीजें आएंगी वो होंगी जैसे आपके फिंगर इंप्रेशंस, आपका पाम प्रिंट, आपका फुटप्रिंट इंप्रेशन, आपकी फोटोग्राफ्स, आपका इरिस और आपका रेटिना स्कैन, आपका फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स। इसमें से कुछ भी हो सकता है। आपका सलाइवा का सैंपल हो सकता है, आपका ब्लड का सैंपल हो सकता है, आपका हेयर सैंपल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उनको कलेक्ट किया जाएगा। उनको इसके साथ साथ आपका बिहेवियरल एट्रीब्यूट, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, तो साइकोलॉजिकली भी उस चीज को अब रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके सिग्नेचर, आपकी हैंड राइटिंग और अन्य किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन जो कि सरकार को लगता है कि जरूरी है और सेक्शन नंबर 53 और सेक्शन 53A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर मेंशन्ड है, उन सब चीजों को भी इकट्ठा करने की पावर अब नए वाले एक्ट के अंदर आ गई है। अब मेजरमेंट किस व्यक्ति का लिया जाएगा? एक ड्रॉबैक करंट कानून का यह बताया जा रहा है कि इवन कोई पेनी क्राइम भी क्यों ना हो, मतलब किसी व्यक्ति ने छोटी से छोटी चोरी भी क्यों ना कर ली हो, उसके भी ये सारे मेजरमेंट्स कलेक्ट करने की पावर अब आ गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ मेजर क्राइम्स थे जिनके अंदर इस तरीके से कलेक्शन होता था, या कोई अगर पेनी क्राइम है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस तरीके की बात करता है कि नहीं भाई, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का हम लोगों को पहले मेजरमेंट रखना है जिससे फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो सिर्फ उसी केस के अंदर एक्शन लिया जा सकता था। तो करेंटली मेजरमेंट करने के लिए
कौन कौन लोगों को मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा? पहले, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ। देश के अंदर कोई भी कानून है, कोई भी, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की सजा हुई है तो उसके मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है कि आप हमें अपनी मेजरमेंट्स दो फॉर एंड यू आर गारंटिंग कि आप गुड बिहेवियर मेंटेन करोगे, यू विल मेंटेन पीस, सरकार को थोड़ा बहुत शक है उस व्यक्ति के ऊपर, अंडर सेक्शन 117 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो उस व्यक्ति से भी मेजरमेंट्स कलेक्ट कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया है। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? देखो, भारतीय संविधान में दो तरीके के डिटेंशन के बारे में मेंशन है। एक जिसको हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, क्राइम करने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया है अभी तक, पर हमें यह शक है कि वो व्यक्ति कोई क्राइम की प्लानिंग कर रहा है या कोई क्राइम कर सकता है। उससे पहले ही उस व्यक्ति को डिटेंशन में ले लेना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। वी आर प्रिवेंटिंग दैट पर्सन टू डू एनी फर्दर क्राइम। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस समय पर भी उसकी मेजरमेंट ली जा सकती है। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति अरेस्ट किया गया है फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट फॉर द ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ वुमेन और अ चाइल्ड or for any offense punishable with imprisonment for a period not less than 7 years may not be obligated to allow taking his biological samples under the provision of this particular section. Guys, जो नया वाला हमारा क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 आया है, इसके अंदर हम लोगों ने जो नोडल एजेंसी है वो बनाया है एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी को यहां पर नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्या काम करेगी एनसीआरबी? एनसीआरबी के पास यह जिम्मेदारी है कि ये जो मेजरमेंट्स लिए गए हैं इनको स्टोर करेगी, प्रिजर्व करेगी। अगर कोई अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एनसीआरबी से ये रिक्वेस्ट करती है कि हमको मेजरमेंट्स चाहिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति की, वो भी एनसीआरबी ही प्रोवाइड करा पाएगी। अगर किसी के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, काफी टाइम हो गया है, तो भी उसकी जिम्मेदारी एनसीआरबी के पास ही है। इसके साथ साथ एनसीआरबी यहां पर जो मेजरमेंट्स होंगे उनको 75 साल के लिए, 75 ईयर्स के लिए स्टोर कर सकती है। एक एक्स्ट्रा पावर है जो कि एनसीआरबी को प्रोवाइड कराई गई है। एनसीआरबी के रोल के बारे में बात करें तो एनसीआरबी शैल इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन और डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस और एनी लॉ एट द टाइम बीइंग कलेक्ट कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, किसी भी तरीके के मेजरमेंट को स्टोर, प्रिजर्व, डिस्ट्रॉय कर सकती है, शेयर कर सकती है और स्टोर कर सकती है कब तक भाई? 75 सालों तक, 75 ईयर्स तक। एक और चीज, जो रिकॉर्ड्स होंगे अगर उनको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, कोई व्यक्ति है, सारी अपील हो गई है, उसके बाद उस व्यक्ति को रिलीज किया गया है विदाउट एनी ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं हुआ है, उस व्यक्ति को फ्री कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हाउएवर इस केस के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कि भाई जो डिटेल्स हैं वो रिटेन किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए रीजंस को, नहीं तो जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा करंट क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है,
उसमें और जो हमारा पिछले वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, इन दोनों के बीच में असलियत में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वैसे मैंने आपके लिए लिखा भी है, पर हम लोग एक चार्ट से डिफरेंस कंपेयर करेंगे। ठीक है, वी विल कंपेयर विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, चीजें हमारे सामने और क्लियर हो जाएंगी। चलिए, यहां पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, नया वाला क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। सबसे पहली चीज, किन लोगों का मेजरमेंट लिया जा सकता है? हम लोगों ने नए वाले का तो डिस्कस कर लिया, फिर से करेंगे कंपैरेटिव वे में। पुराने वाले एक्ट के अंदर जो 1920 में आया था, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, कोई भी गुनाह करता है और उसको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलती है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है और उसको सजा मिलती है 1 साल या 1 साल से ज्यादा की, सिर्फ उसी केस में उस व्यक्ति के मेजरमेंट्स लिए जाते थे, स्टोर करे जाते थे। करंट नए वाले एक्ट के अंदर भाई किसी भी तरीके का आपने ऑफेंस किया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो भी आपके वो सारे मेजरमेंट्स कलेक्ट कराए जाएंगे। 1920 वाले एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है 1 साल या उससे ज्यादा के ऊपर, इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करते हैं कि भाई मेजरमेंट लिया जाए इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए अंडर द CRPC, और किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि फॉर सिक्योरिटी आप गुड बिहेवियर की गारंटी करो, इसीलिए हम आपका मेजरमेंट ले रहे हैं। सिर्फ इन्हीं केस इसके अंदर आपके मेजरमेंट लिए जाते थे। पर जो नए वाला जो 2022 वाला क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, उसके अंदर भाई कोई भी गुनाह करते हो तो भी मेजरमेंट होंगे, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे तो होगा ही, सिक्योरिटी वाला प्रोविजन है ही, ठीक है, और आपको इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया है तो भी आपको अपने मेजरमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक, मूविंग ऑन, क्या क्या मेजरमेंट्स पहले देने पड़ते थे? पहले दोस्तों सिर्फ यही थे, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स। करेंटली चीजों को एक्सपेंड किया गया है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स, इरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, बायोलॉजिकल सैंपल्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, हैंड राइटिंग, या कोई भी चीज जो कि सेक्शन 53A ऑफ द CRPC 1973 के अंदर कवर्ड है। इसके साथ साथ डिस्ट्रक्शन कब होगा? अब तो भाई पहले यह था कि डिस्ट्रक्शन के लिए किसी व्यक्ति को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक, तो उसका कर दिया जाता था, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता था। करेंटली अब उसकी इसके लिए भी परमिशन चाहिए भाई, है ना। और 75 ईयर्स, 75 साल तक कौन स्टोर करेगा? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहां पर अब स्टोर कर पाएगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें थी। नाउ इस चीज को समराइज करते हैं कि अब जो नया वाला एक्ट आया उसके साथ इश्यूज क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ये आपकी राइट टू प्रिवेसी के खिलाफ जा रहा है। कैसे कैसे भाई? हाउ दिस इज गोइंग अगेंस्ट राइट टू प्रिवेसी? केस पुट्टुस्वामी केस 2017 बात करता है राइट टू प्रिवेसी के बारे में, कि राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इंटरप्रेट किया गया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चीज के लिए यहां पर जैसे लोगों की मेजरमेंट्स कलेक्ट की जा रही हैं, वो उनकी प्रिवेसी के खिलाफ है। ये एक इशू है जो कि लोग उठा रहे हैं। मैं इस इशू को आपको एक काउंटर स्टेटमेंट बताता हूं। जब केस पुट्टुस्वामी केस 2017 के अंदर राइट टू प्रिवेसी को इंटरप्रेट किया गया था, उस समय पर जजमेंट के अंदर यह बोला गया था दैट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इस राइट की एक्सेप्शन यह है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी में, देश के हित में अगर किसी भी व्यक्ति से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इसके लिए सरकार को अधिकार दिए जाते हैं। तो वैसे राइट टू प्रिवेसी एक इशू में आ सकता है, बट आप इसको काउंटर कर सकते हो। एक और चीज ये आ रही है कि क्या हमारा देश एक सर्विलियंस स्टेट की तरफ जा रहा है? सर्विलियंस स्टेट मतलब जहां पर लोगों पे नजर रखी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ कि या तो पेटी ऑफेंसेस के लिए भी आपके मेजरमेंट लिए जाएंगे। किसी ने मान लो छोटी मोटी चोरी कर ली, मोबाइल की, लैपटॉप की, तो उस व्यक्ति के भी सारे के सारे मेजरमेंट ले लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स कलेक्ट किए जाएंगे, और ऐसी चीजें सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है। आर्टिकल 20 अंडर क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। मतलब
भाई खुद के खिलाफ आप सबूत नहीं दे सकते, समझे? तो यहां पर तो खुद के खिलाफ सबूत दिए जा रहे हैं। ये क्या है? ये आ गए इसके इश्यूज। बट वे फॉरवर्ड इज दिस, पार्लियामेंट्री कमिटी को इसको मेंशन कर देना चाहिए। अगर प्रीवियसली कंसर्न्स हैं तो उसको डील करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हमारे देश में इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की गारंटी के लिए हमारे देश में एक कानून की भी पैरेलली जरूरत है। There is a need of data protection law. So guys, these were the new things. एक नया लॉ आया है, आपको याद रखना है, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022 फाइनली एप्लीकेबल हो गया है। आपके क्या विचार हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। So love and peace from my side. Thank you for joining. Bye bye. Take care.